हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सिग्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जो 24 तारीख है उसकी जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसमें मैथ्स का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आज हम यहाँ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि इन चारों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। हमें पता है एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो रहा होगा, यानी जो भी एलसीएम होगा वो 18 से भी डिवाइड हो रहा होगा, और जब 18 से डिवाइड हो रहा होगा तो 9 से भी डिवाइड हो रहा होगा, और 9 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड जाता है, यानी जिसका डीएस 9 हो। इसका डीएस है 8 8 16, 16 का मतलब 7 नहीं हो सकता, यहाँ डीएस है 2 नहीं हो सकता, यहाँ डीएस है 5 नहीं हो सकता, इसका डीएस 9 है, यानी ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 900 हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला नंबर ऐसा है जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, और बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी और कोई सा एलसीएम नहीं हो सकता। सवाल नंबर 2 देखिए, कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब इन नंबरों से डिवाइड किया जाता है तो सभी स्थिति में 3 शेष बचता है, यानी कॉमन रिमाइंडर कितना है 3। या तो आप ऐसे करो एलसीएम निकाल के 3 ऐड कर दो, वो आंसर हो जाएगा, या फिर आप डिविजिबिलिटी लगाओ। देखो जब कोई नंबर इन सबसे डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, इसका मतलब 10 से डिवाइड होने पर भी 3 रिमाइंडर रहेगा। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है, इसका मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3। भाई 10 से कोई भी नंबर देख लो आप, 20, 30, 100, और अगर 3 रिमाइंडर है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 3 होगी, नहीं होगी। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, यानी 10 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर केवल एक ऑप्शन 3 छोड़ रहा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा 72 पुस्तकों का सीपी 60 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो 72 का सीपी इक्वल टू 60 का एसपी, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, यानी 6 का सीपी 5 का एसपी के बराबर हो गया। जब भी मुझे प्रॉफिट और लॉस परसेंट में कैलकुलेट करना हो तो मुझे केवल रेशो की जरूरत होती है। सीपी की वैल्यू आ गई 5, एसपी की वैल्यू आ गई 6, इसका मतलब 5 की वस्तु को 6 में बेच रहा होगा, 1 का प्रॉफिट 5 पर 1/5, इट विल बी 20% प्रॉफिट। करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ 50 रुपये में 60 खरीदी और बेची 60 रुपये में 50, तो जितनी वस्तुएं खरीदी थी उतनी ही बेचनी पड़ेंगी। इस बात को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ शॉर्ट करने के लिए कि मैंने 5 में 6 खरीदी और 6 में 5 बेच दी। तो यहाँ क्या करो 6 और 5 का एलसीएम 30, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 5 से, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 से। इसका मतलब मैंने खरीदी कितने की थी 25 की, बेची कितने की 36 की। अगर 25 की खरीदी और 36 की बेच दी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 11 का, कितने पर 25 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, 25 चौका 100, 11 × 4 44% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट कह रहा है ए एक निश्चित काम को 20 दिनों में 120 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। इस बात का मतलब क्या है, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, इसका मतलब बी की इफिशियंसी ए से 60% एक्स्ट्रा है। 60% का मतलब 3/5, और बी ए से 60% मोर इफिशियंट है, यानी अगर ए की इफिशियंसी 5 है तो बी की 3 एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब 8, दैट इज इफिशियंसी। अगर ये इफिशियंसी का रेशो है तो टाइम का रेशो इसका जस्ट क्या होगा अपोजिट होगा। इफिशियंसी और टाइम का रेशो एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब इसने कहा है कि ए को कितने दिन लगे 120 दिन, तो ए की गुणा किस में कर दूं 8 की गुणा किस में कर दूं 120 आ जाए 15 में, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 15, तो 15 × 5 75 डेज। तो बी को कितने दिन लगेंगे भाई, बी को अकेले को लगेंगे 75 डेज। करेक्ट आंसर इज सी। सी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल भी टाइम एंड वर्क का ही है। ए किसी काम को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यानी ए बी से 50% अधिक समय लेता है। टाइम की बात कर रहा हूं तो 50% का मतलब 1/2। अगर बी को 2 दिन लगे हैं तो ए को कितने दिन अधिक लगे हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन लगे हैं। ये टाइम का रेशो हो गया। इफिशियंसी का रेशो कितना हो जाएगा 2:3। अगर मैं आपसे कह दूं टोटल वर्क कितना है तो आप कहोगे ए और बी को दोनों को कितने दिन लगते हैं 27 डेज, और ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 5 × 27, टोटल वर्क हो गया इतना। कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो मुझे बी का टाइम निकालना है। अब भाई मुझे अगर बी का टाइम निकालना है तो काम तो अब भी इतना ही है 5 × 27, लेकिन बी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 3 9 जा 27, 9 बार गया, 9 पंजे 45। करेक्ट आंसर इज 45 डेज, 45 दिन
सही उत्तर हो जाएगा, आंसर है बी। सवाल नंबर 7 कह रहा है अपनी सामान्य चाल से अपनी सामान्य चाल के 3/4 भाग चलकर कितनी देर पहुंचता है? 15 मिनट देरी से। देखिए आपने टाइम एंड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे का जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होता है। कब? जब डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो। तो जितनी डिस्टेंस पहले चला था उतनी डिस्टेंस अब चल रहा है, तो स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे का क्या होगा? रिवर्स। तो ये कह रहा है कि अगर ये ओरिजिनल स्पीड है और ये न्यू स्पीड है, तो इसने कहा पहले जो स्पीड थी उसके 3/4 से चलता है। तो अगर पहले स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी तो अब कितनी हो जाएगी? 3। तो स्पीड का रेशो हो गया 4:3। इसका मतलब स्पीड का रेशो 4:3, तो टाइम का रेशो 3:4। तो टाइम का रेशो हो जाएगा 3:4। यानी ओरिजिनल टाइम 3 का था तो नया टाइम 4 का। यानी कितनी लेट हो रहा है? 1 यूनिट की देरी से पहुंच रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देर दे रखी है? 15 मिनट देर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15 मिनट। मुझे निकालना है वास्तविक समय, सामान्य समय। तो ओरिजिनल टाइम निकालना। ओरिजिनल तो ये रहा, ओरिजिनल 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15, 15 या 45। तो ओरिजिनल समय कितना है? 45 मिनट्स है। सही आंसर है 45 मिनट्स 45 मिनट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर प्रिंटिंग कॉस्ट 4200 है तो आपको प्रमोशनल कॉस्ट बतानी है। प्रमोशन की कॉस्ट कितनी है? तो मुझे पता है प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है? 20%। इस 20% की वैल्यू दे रखी है हमें 40200 और आपसे कह रहा है प्रमोशनल कॉस्ट बता दो। प्रमोशन की कॉस्ट है 10%। इसका मतलब ये इसका आधा है तो ये भी इसकी आधी हो जाएगी। इसका मतलब इसका आधा 20100। करेक्ट आंसर इज सी। तो सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी डीआई का सवाल है। कह रहा अगर कुल मंथली इनकम 32500 है तो कह रहा है भोजन पर मतलब फूड, ऑन फूड 27% है और मनोरंजन पर मतलब एंटरटेनमेंट में है 9%। तो इन पर को टोटल कितना पैसा खर्च होगा ये पूछ रहा है। तो 27 और 9 ये आ गया 36%। यानी मुझे ये पता है कि जो टोटल इनकम है दैट इज 100%। इनकम 100% होती है। 100% की वैल्यू इतनी है तो 36% कितनी होगी? यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर टोटल इनकम 32,500 है तो इन दोनों पर कितना खर्च करता है? 36%। तो मुझे इसका 36% निकालना था। अगर मुझे इसका 36% निकालना है तो आप क्या करो, कैलकुलेशन से बचने के लिए डीएस लगा दो। क्योंकि ये जो है देखिए परसेंट का डीएस पर कोई इफेक्ट होता नहीं है, इसे हटाओ। अब यह है 36, इसका डीएस 9 और 9 का मतलब कितना होता है? 0। तो जब मैं गुणा करूंगा तो मेरा जो डीएस है वो 0 या 9 आ जाएगा। तो देखो इसका डीएस कितना है? 5, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका डीएस कितना है? 5, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका डीएस कितना है? 2, ये आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा बचा? ये अकेला। देख लो इसका डीएस 9 होगा, 7, 8, 9। क्योंकि मेरे सवाल का डीएस 9 है और केवल ऑप्शन सी का डीएस 9 है तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सीधा डीएस से आप देख लेते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टोटल जो लोग हैं 200 हैं। कितने हैं टोटल लोग? 500। 500 लोग ने आंसर किया है और उसमें से 60% लोगों ने ऑप्शन ए और 40% ने ऑप्शन बी। तो कह रहा है कितने लोगों ने ऑप्शन ए को पसंद किया है? तो ऑप्शन ए को पसंद करने वाले 60% है। किसका 60%? 500 का। तो 500 का 60% 300। यानी सही उत्तर क्या है? डी हो जाएगा 300। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल है, एक महिला ने कहा यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं, मतलब उस लेडी से बड़े उसके हस्बैंड हैं। उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। यानी उन दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो क्या है? उनका जो एज का समय उसका 1/11वां पार्ट है। तो कह रहा आदमी की आयु बताइए। देखिए पहली बात तो यह है, उस लेडी ने कहा है कि जो उसका हस्बैंड है वो उससे बड़ा है उम्र में और कह रहा हस्बैंड की उम्र बताओ। तो यानी ये ऑप्शन हस्बैंड की उम्र का है। अगर हस्बैंड की उम्र 45 है तो लेडी की 54 हो जाएगी क्योंकि इसको उलट के ही तो ये मिली है।
और इसका मतलब लेडी इससे बड़ी हो गई, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये हस्बैंड की उम्र नहीं हो सकती, क्योंकि हस्बैंड की 45 है तो लेडी की 54, जबकि लेडी उससे छोटी है। 63, अगर हस्बैंड की उम्र 63 है तो उसकी जो वाइफ है उसकी उम्र हो जाएगी 36, बिल्कुल सही है। अगर ये 36 है तो उसकी वाइफ की उम्र हो जाएगी 63, जो कि गलत हो जाएगा, वाइफ हस्बैंड से छोटी है। और अगर इसकी 54 है तो वाइफ की उम्र हो जाएगी 45 ईयर्स। अब देखो इनका जो डिफरेंस है वो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27। इनका डिफरेंस आ रहा है 27 और इनका सम आ रहा है कितना 99। तो क्या 99 का 1/11 27 होगा? नहीं। और होना चाहिए कितना चाहिए था 27, क्योंकि उसने कहा था कि इन दोनों के सम का 1/11 इनका डिफरेंस होना चाहिए। इस वाले में देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 9, इन दोनों का सम 99, तो इनके सम का 1/11 हिस्सा जब करूंगा तो 1/11 9 आएगा, ये भी 9, ये भी 9। इसका मतलब उसके हस्बैंड की उम्र कितनी है 54, हस्बैंड की उम्र 54 है तो उस लेडी की एज हो गई 45, तो दोनों का सम कितना हो गया 99 और दोनों का डिफरेंस 9। तो जब मैंने 99 का 1/11 किया तो 9 आया और ये भी 9 है, तो जो उसने कहा था वो बिल्कुल बात सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हस्बैंड की उम्र 54 ईयर्स हो जाएगी। करेक्ट आंसर डी है। कह रहा है वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी आदमी को D% का डिस्काउंट देने के बाद भी P% का प्रॉफिट होता है तो हमेशा CP और MP कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और ये 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। इस हिसाब से क्या होगा, 12% की छूट तो 100 माइनस 12 मतलब 88 CP हो जाएगा और 21% का प्रॉफिट तो 121 MP हो जाएगा। 11 से डिवाइड कर दो, 11 से 8 बार, 11 से 11 बार, यानी अगर उसका CP 8 है तो उसका मार्क प्राइस कितना है 11 है। CP 8 तो मार्क प्राइस 11। अब कह रहा है अगर वह कोई छूट नहीं देता तो कितना अधिक लाभ अर्जित करेगा। अगर कोई छूट नहीं कर देता तो उसका मतलब उसका मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस है। भाई अगर वो कोई छूट नहीं दे रहा तो जितना उसने मार्क किया था उतने पे ही बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 11 है, CP कितना था 8, तो 8 में खरीदी थी 11 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा 3 का, कितने पर 8 पर, तो 3/8 कितना होता है 37 एंड 1/2% 37.5%। डी मेरा क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। सेम कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, 10% की छूट तो 100% माइनस 10% कॉस्ट प्राइस हो गया 90 और कितने का लाभ है 100 का, तो ये 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। 30 से काट दो, 30 या 90, 3 चौक 112, यानी 3:4 आ गया CP और MP का रेशो। अब वो क्या कह रहा है, यदि उसका CP 3600 रुपए है तो मार्क प्राइस निकालिए, तो इसकी वैल्यू 3600 मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1200, तो यहां भी 1200 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 12 चौक 48। करेक्ट आंसर इज 4800, सही उत्तर हो जाएगा 4800। सी इज द करेक्ट आंसर, मेरा आंसर सही होगा, सही आंसर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल कल भी आया था, कितने नंबर है 5, ABCDEF, और ये चाहे 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हो, चाहे 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हो, चाहे 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स हो, तो जब भी ये 5 हैं तो इनमें से बीच वाला नंबर एवरेज होता है। यानी अगर मैं ये बोलूं इनका एवरेज क्या है तो इनका एवरेज होगा C, लेकिन C तो ऑप्शन में नहीं दे रखा। लेकिन ये नंबर कैसे हैं, सारे कॉन्जुगेटिव ओड हैं और मुझे पता है कि ओड नंबर के बीच कितने का डिफरेंस होता है, सब नंबरों में 2-2 का डिफरेंस होगा। तो अगर ये नंबर A है तो ये नंबर हो जाएगा A+2, क्योंकि यहां भी 2 का गैप होगा और यहां भी 2 का गैप, तो ये A+2 है तो ये कितना हो जाएगा A+4। या तो वो आपको C दे देता, ऑप्शन में C है नहीं, तो C नहीं है तो कौन सा है, ये A है तो ये A+2 और ये A+4, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा A+4। करेक्ट आंसर इज B। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
तो कह रहा है तीन संख्याओं में दूसरी पहली की दुगनी है, तो दूसरी पहली की दुगनी है मतलब पहली 1 है तो दूसरी 2 है, और तीसरी की 3 गुनी। कौन सी संख्या? दूसरी। तो दूसरी तीसरी की 3 गुनी, तो तीसरी 1 है तो दूसरी कितनी है? 3। अब देखिए मुझे तीनों का रेशो निकालना है, तो जो सीट खाली पड़ी है वैकेंट सीट उसको उसके पड़ोसी से भर देंगे, यहाँ 3 आएगा, मल्टीप्लाई कर लो 3, 6, 2, यानी मेरे पास पहले दूसरे और तीसरे नंबर का रेशो 3, 6, 2 है। अब कह रहा है तीनों का एवरेज 44 है। एवरेज क्या होता है भाई? जितना नंबर है उनको सबको सम कर दो, 6, 3, 9 और 2 11, और कितने नंबर हैं? 3, 3 से डिवाइड कर दो, यानी एवरेज हो गया 11/3, और इस एवरेज की वैल्यू दे रखी है 44। इससे काट दो 4 बार, तो 1 की वैल्यू ये गुणा हो जाएगी इधर 12, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 12। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 12 है तो इसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 12, क्योंकि उसने क्या पूछा है? सबसे बड़ी नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3, 6 और 2 में सबसे बड़ा नंबर है 6, तो यहाँ भी 12 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 12 छंग 72, 72। अगर सबसे छोटा नंबर कहता तो सबसे छोटा है 2, 2 गुणा 12 24 सबसे छोटा हो जाता, लेकिन सबसे बड़ा पूछा था तो सबसे बड़ा 72 है, 72 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये मिक्सर एलिगेशन का सवाल है। कह रहा है कि एक गिलास में मिल्क और वाटर का रेशो 3:5 है, दूसरे में 6:1 है। अब दोनों को एक साथ मिलाने पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि रेशो 1:1 हो जाए? कुछ नहीं करना आपको, आप तीनों जगह किसी की भी एक की मात्रा निकाल लो, या तो मिल्क निकाल लो हर बर्तन में, या वाटर पानी की मात्रा निकाल लो। तो यहाँ मिल्क कितना है? 3, लेकिन टोटल मिक्सर कितना है? 8। यहाँ मिल्क कितना है? 6, टोटल मिक्सर कितना है? 7, और यहाँ मिल्क कितना है? 1, और टोटल कितना है? 2। अब आपको इस पर एलिगेशन लगाना है, लेकिन जब मैं इस पर एलिगेशन लगाऊंगा तो दिक्कत ये हो रही है मिक्सर एलिगेशन लगाने में, ये 8 और 7, अब इन्हें सोल्व करने में आपको फ्रैक्शन को सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, 8, 7 और 2 का एलसीएम ले लेता हूं, इनका एलसीएम है 56, तो हर जगह 56 से गुणा कर देता हूं। ये आपको पढ़ाया होगा टीचर ने कि जब भी आप सेम नंबर से तीनों जगह गुणा करेंगे तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ भी 56 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी 56 से और यहाँ भी 56 से, तो ये चला गया 7 बार, तो यहाँ हो गया 21, ये चला गया 8 बार, यहाँ हो गया 48, और यहाँ गया 28 टाइम्स। तो मेरे भाई यहाँ कितना आ गया? 7, इसमें से इसे घटा दूंगा, बड़े में से छोटे को घटाऊंगा, और 48 में से 28 जाएगा तो 20, तो ये रेशो आ गया 20:7। करेक्ट आंसर इज सी। तो सिंपल एलिगेशन लगाना था, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। 17वां सवाल कह रहा दूध और पानी के 2025 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। देखिए यहाँ जो मिश्रण है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? दूध और पानी का रेशो 12:13। अब कह रहा 12:15 के अनुपात में दूध और पानी नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी पानी की मात्रा मिलाई जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो इसका मतलब जो मिल्क है उसकी वैल्यू यहाँ और यहाँ सेम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो केवल पानी मिलाया है, और यहाँ मिल्क कितना है? 12, और यहाँ भी कितना है? 12। ये बाई चांस इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होता तो पहले इक्वल बनाते, लेकिन ये तो पहले से इक्वल दे रखा है, कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पानी 13, यहाँ पानी 15, कितना मिलाया है? 2, लेकिन यहाँ मिल्क 12 और पानी 13, तो दोनों का मिक्सर कितना हो गया? 25, और इस 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2025। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ढूंढ लेंगे, 25 8 225 के ना 25, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 81। आपसे पूछा है कि बताओ कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलेगा? यहाँ 13, यहाँ 15, 2, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर 81, 1 की 2 में 2, 8 की 2 में 16, 162 लीटर, 162 लीटर। करेक्ट आंसर ए। सही है। मिक्सर का बेसिक सवाल है कि जब पानी मिलाना है तो मिल्क की मात्रा को दोनों जगह क्या रखेंगे? इक्वल रखेंगे दूध की मात्रा को। कह रहा है एक सेब की कीमत 20% की कमी करने के कारण 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, मतलब नई कीमत पूछ रहा है, ओरिजिनल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 20% कमी हो गई तो 20% का मतलब है 1/5, तो यानी अगर पहले मात्र कीमत 5 थी तो अब हो गई 4। अगर ये प्राइस है तो ये कंजम्पशन हो जाएगा। प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं अगर एक्सपेंडिचर सेम हो तो। एक्सपेंडिचर पहले भी 54 ही कर रहा था, अब भी 54 ही कर रहा है, तो कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ गया, कितने पर? 4 पर। 4 है ओरिजिनल कंजम्पशन,
एक इंक्रीज है तो न्यू कंजम्पशन कितना हो गया 5। लेकिन मेरे भाई कितने सेब अधिक खरीद रहा है 10 सेब अधिक, तो यहां भी 10 की, क्योंकि हमारे हिसाब से कितने हैं, एक सवाल के हिसाब से 10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10, तो यहां भी 10 और यहां भी 10। इसका मतलब वो पहले 40 खरीदता था और अब कितने खरीदता है 50। इसका मतलब जो अब आदमी है वो 54 रुपए में 50 सेब खरीदता है। लेकिन हमसे तो ये पूछा है कि एक दर्जन की कितनी कीमत है, तो 54 रुपए कितने सेब की कीमत है 50 सेब की, और मुझे कितने सेब की निकालनी है 12 सेब की, तो एक सेब की कीमत कितनी आ गई 54/50। लेकिन मुझे तो एक दर्जन की निकालनी है, तो एक दर्जन का मतलब 12 सेब की, तो 12 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी 12 से गुणा कर दूंगा। अब भाई 12 से गुणा कर दूंगा तो मैं क्या करता हूं, यहां देखो आप, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और जैसे ही 2 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां हो जाएगा 100, और ये हो गया 54 और ये हो गया 24। लेकिन जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट देखो, जब 4 की 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 6, लेकिन 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो देखो सभी में 2 के बाद पॉइंट है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है 4 की 4 में करने पर 6, और कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, केवल ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट 6 है और किसी में नहीं है। इसका मतलब मेरा सही आंसर कितना है, करेक्ट आंसर ए है 12.96 रुपए पर डजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। कह रहा है 3000 की राशि 2 साल में 6000 हो जाती है, तो आपसे कह रहा है 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई पैसा 2 गुना हो रहा है टी टाइम में, तो वो हर टी टाइम में 2 गुना ही होगा। यानी मैं कह रहा हूं अगर कोई पैसा 10 साल में 2 गुना हो जाता है तो वो अगले 10 साल में भी 2 गुना होगा। तो यहां 1 से 2, तो फिर 2 का 2 गुना 4, फिर अगले 10 साल में फिर 2 गुना, तो 4 का 2 गुना 8। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर यहां 10 साल में 2 गुना हुआ है तो हर साल 10 साल में 2 गुना ही होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। कैसे, कह रहा 3000 रुपए कितने हो जाते हैं 6000। इसका मतलब 1 से 2 हो गया, यानी पैसा 2 साल में क्या हो गया 2 गुना हो गया। अब कह रहा 4 साल में कितना ब्याज होगा, तो जब पहले 2 साल में 2 गुना हुआ है तो अगले 2 साल में भी 2 गुना होगा, तो इस 2 का 2 गुना, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4। यानी मेरा जो पैसा है यहां से यहां तक समय कितना हो गया 4 साल, और हो कितना गया, यहां 1 था और यहां कितना हो गया 4, तो 1 से 4 हो गया। तो आपसे कह रहा है कि कितना ब्याज मिलेगा, और पैसा स्टार्टिंग में है कितना 3000 रुपए, तो 1 की वैल्यू 3000, तो 4 की वैल्यू 12000, तो 12000 रुपए हो गए। लेकिन ब्याज पूछा है आपने, तो ये 3000 तो प्रिंसिपल है, तो आपके बैंक में आपने 3000 रुपए जमा करे थे, अब हो गए 12000, तो ब्याज कितना मिला, 12 में से 3 घटा दूंगा 9000 रुपए। तो अगर आपसे पूछता कि अब अमाउंट कितना हो जाता है मिश्र धन, तो आंसर होता 12000। लेकिन आपसे पूछा कितना ब्याज हो गया, तो इन 12000 में 3000 तो प्रिंसिपल है, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया 9000, 9000 रुपए ब्याज हो जाएगा। करेक्ट आंसर है सी। अच्छा सवाल है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आता होगा तो एकदम हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, इनमें से 75% पुरुष हैं। बेसिक तरीके से करते हैं, मैं मान लेता हूं कि टोटल 100 एम्प्लॉई हैं, इसमें से जो 60% है वो 30 प्लस एज वाले कितने हैं 60% हैं, इसका मतलब 60 हैं। तो मेरे भाई बचे हुए जो 30 से कम के हैं वो कितने परसेंट हो जाएंगे 40%, मतलब 40 हो जाएंगे। अब कह रहा है इनमें से 75% मेल हैं, तो इन 60 का 75%, 75% का मतलब 3/4, तो 15 या 45, तो इन 60 में से ये जो 60 हैं, 60 ऐसे हैं जो 30 प्लस के हैं और इनमें मेल फीमेल दोनों हैं, लेकिन इनमें से जो मेल हैं वो कितने हैं 45, इसका मतलब फीमेल कितनी है 15। आगे बढ़ते हैं, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं, 30 वर्ष से अधिक आयु के, तो 30 वर्ष से अधिक आयु के कितने मेल हैं 135 मेल, लेकिन हमारे हिसाब से कितने हैं 45। अगर हमारे हिसाब से यहां 45 हैं तो टोटल कितने हैं 100,
लेकिन इसने कहा जो मेल हैं 30+ के वो 45 ना हो गए, कितने हैं 135। इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 3, और अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितना होगा 3, और जैसे ही मैं 100 की 3 में गुणा करूंगा कितने आ जाएंगे 300। तो टोटल जो श्रमिक हैं, जो टोटल एम्प्लॉइज हैं वो कितने हो जाएंगे 300 हो जाएंगे। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, ठीक है, 60% महिला कर्मचारी और 40%। मैं मान लेता हूं टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं 100, टोटल अगर 100 हैं तो फीमेल कितनी है 30%, इसका मतलब 30 हो गई फीमेल, तो मेल कितने हो जाएंगे 70%, 70% हो जाएंगे, यानी फीमेल 100 में से 30 फीमेल हैं और 70 क्या हैं मेल हैं। आगे क्या कह रखा है 60% फीमेल और 40% मेल क्या हैं मैरिड हैं। तो कह रहा है कितने अनमैरिड हैं उनको बताओ। बेटा एक बात बताओ, अगर यहाँ 60% फीमेल मैरिड हैं तो कितनी परसेंट अनमैरिड हैं 40%। किसका 40%? इस 30 का 40% 12, तो ये हो गए अनमैरिड। अगर 40% मेल मैरिड हैं तो अनमैरिड कितने हैं 60%। किसका 60%? इस 70 का, इस 70 का 60% 42, यानी मेरे पास जो अनमैरिड लोग हैं वो 12 तो फीमेल हैं और 42 मेल हैं, तो कितने हो गए टोटल 54। तो 54 लोग अनमैरिड हैं, कितने में से 100 में से। तो 100 का 54 100 का कितने परसेंट है 54%। तो आपसे ये पूछा था कितने अनमैरिड हैं, तो 54। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए ये एवरेज का सवाल है। ये कह रहा है आपसे कि 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम के कप्तान 29 साल का है, कैप्टन जो है वो 29 साल का है, विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। तो यानी विकेट कीपर जो होगा वो कितने साल का हो जाएगा, इससे 4 साल फालतू, 9 4 13, 33 ईयर्स का, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो शेष टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो मैंने मान लिया यार जितने भी खिलाड़ी हैं शेष, उनकी जो औसत उम्र है पूरी टीम की औसत उम्र से 2 कम है। तो मैंने मान लिया टीम की एवरेज एज जो है वो ए है, तो जो बाकी बचे हुए 9 हैं उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी A-2। और मुझे पता है कि भाई अगर मैं कैप्टन को और विकेट कीपर को और बाकी जो 9 खिलाड़ी हैं उन्हें जोड़ दूं तो पूरी टीम हो गई, यानी यहां पूरी टीम हो गई। तो अब एक बात बताओ, यानी इन तीनों की एज का सम और पूरी टीम की एज का सम क्या होगा बराबर, लेकिन मुझे एवरेज दे रखा है। तो अगर मुझे सम निकालना है तो सम क्या होगा एवरेज इंटू नंबर। अब देखो कैप्टन की कितनी उम्र है 29, इसकी कितनी उम्र है 33, और इनकी उम्र 9 लड़कों की कितनी उम्र होगी जो बचे हुए 9 हैं, तो 9 तो हो गया नंबर, क्योंकि मुझे सम निकालना है। तो एवरेज इंटू नंबर, तो नंबर तो हो गया 9, लेकिन एवरेज कितना है, एवरेज है A-2 बचे हुए का, क्योंकि पूरी टीम का A है, तो जो बाकी बचे हुए 9 हैं उनका A-2, तो यहां आ जाएगा A-2। ये सबका सम हो गया। अब टीम, यदि टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत उम्र पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है, तो पूरी टीम में कितने खिलाड़ी हैं 11, तो यहां कितना हो गया एवरेज, सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, तो नंबर तो 11 और एवरेज कितना माना है पूरी टीम का A। तो ये हो गया मेरे भाई 9 3 12, 3 2 5 और 1 6 प्लस 9A माइनस 18 इक्वल्स टू 11A। तो ये 2A की वैल्यू आ गई। 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 1 गया 4, तो A की वैल्यू आ गई 22। यानी A क्या है, पूरी टीम का एवरेज है A, तो पूरी टीम का एवरेज आ गया कितने साल 22 साल आ गया। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, जहाज द्वारा इतने किलोमीटर प्रति घंटे से और 100 किलोमीटर की दूरी बाइक द्वारा इतने घंटे से चलता है औसत। मुझे पता है एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है 600 यहां चला
800 यहाँ और भाई 100 यहाँ, तो 6 और 8 6 14 और 1 15, 1500 किलोमीटर हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम, अब आप एक बात बताओ, अगर 600 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर से चला तो इसको कितना टाइम लगा होगा? मुझे पता है जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 600 बटे में 80, 0 से 0 कट गया, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, इसे लगे 15 घंटे। सही है, 15 बटा 2, 7.5 घंटे लगे इसको। यहाँ 800 किलोमीटर 400 किलोमीटर पर आवर से, तो स्पीड टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 800 बटा 400, 2 घंटे यहाँ लग गए, और 100 की 50 की स्पीड से तो 2 घंटे यहाँ लगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 7.5 प्लस 2 प्लस 2, तो भाई ये 1500 किलोमीटर चला। 11.5 आएगा भाई यहाँ, 11.5, तो 15, इसका 0 हटा के ये आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और यहाँ 3000, तो 3000 बटा 23, डिनोमिनेटर में 23 आएगा ना, इसमें डिनोमिनेटर में 23 है, ना इसमें ना इसमें, तो 23 में किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो भाई मुझे पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, यहां लिखते हैं टोटल आउटकम और यहां लिखते हैं जितने हमारे फेवर में आउटकम्स हैं। तो मुझे पता है इक्का निकालना है, तो ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4, तो 4 इक्के तो 4 ही हो सकते हैं, तो फेवर में कितने हैं हमारे? 4 फेवरेबल। और टोटल कितने हैं? पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 52। तो इन 52 में से 4 की प्रोबेबिलिटी है केवल, यानी 4 से 1 डिवाइड कर दूंगा, 4 का ना 4, 13 चौका 52, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/13। कह रहा है एक महिला 25,200 रुपए उधार लेती है, वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस करती है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये किसका क्वेश्चन है? आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, 5% का मतलब 1/20, तो 1 साल में हो जाएगा 20 से 21, 2 साल में दूसरी वाली भी निकालनी है, तो इसका क्या करूंगा? स्क्वायर, तो यहाँ 441 आ जाएगा, और थर्ड इंस्टॉलमेंट इसका क्यूब करूंगा, यहाँ आ जाएगा 8000, और इसका क्यूब करूंगा तो ये आ जाएगा 9261। अब उसने कहा है कि प्रत्येक किस्त, यानी तीनों किस्त समान है, 3 समान किस्त हैं, तो इसको इक्वल करो, यहाँ 21 की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 21 की, यहाँ 441 की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 441 की। अब आप कोई सी भी किस्त उठा लो तो ये 9261 ही आएगी, लेकिन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा इसका और इसका सम। जब आप इनको ऐड करोगे तो भाई यहाँ कितना आ जाएगा? 21 चौक 8400 रुपए यहाँ आ गए, और 8000 रुपए यहाँ आ गए, तो ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल। सही है। टोटल पैसा तो देखो, जोड़ो 0 2 8 4 12 का 2, कैरी लगा 1, 8 से 24 और 1 25, तो मेरे पास पैसा कितना आ गया? 25,220, और यहाँ भी पैसा कितना है? 25,220, हमारा भी 25,220, सवाल का भी 25,220, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1, यानी हर जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की हो जाएगी? 9261 की हो जाएगी, 9261 रुपीज की हर इंस्टॉलमेंट होगी। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए ये पार्टनरशिप का सवाल है। एक से ज्यादा हिस्सेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए, बाई 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए, और जेड पूरे समय के लिए बचा हुआ हिस्सा निवेश करता है। तो जेड ने पूरे समय के लिए करा निवेश। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे सवाल को करने का शॉर्टकट ये है कि आप जो प्रिंसिपल है ना, जो मतलब पैसा है जो इन्वेस्ट हुआ है, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई में मान लीजिए। मैं मान लेता हूं कि दोनों 18 रुपए क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, सभी मिलके 18 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और समय 6 या 18, इसको भी मान लीजिए समय को, कि समय भी है क्या? आप 18 महीने के लिए निवेश करते हैं, सपोज करो। टोटल समय कितना है? 18। अब मैं क्या करूंगा, 18 का 1/6 यानी 6 या 18, 3 रुपए तो यहां इसने इन्वेस्ट कर दिए। भाई टोटल इन्वेस्टमेंट था 18, इसने 1/6 इन्वेस्टमेंट पूरे का 1/6 हिस्सा इन्वेस्ट किया, तो कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए? 3। इसने 1/3, तो यहां किसने कर दिए? 6। तो 6 और 3 9 रुपए तो इन दोनों ने निवेश कर दिए। तो सी जेड के हिस्से में कितने बचे? 9, क्योंकि भाई टोटल 18 रुपए थे,
तो 3 इसने कर दिए, 6 इसने, बचा हुए 9 रुपए इसने कर दिए। अब इसने 1/6 समय के लिए निवेश किए, तो इसका मतलब 6 × 18 है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन हो गया 1/3, इसका टाइम ड्यूरेशन हो गया 6, लेकिन जो जेड है उसने पूरे समय के लिए निवेश किया और पूरा समय कितना है 18, यानी इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 18। अब मुझे पता है कि जो प्रॉफिट बटेगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में बटेगा, तो इसका इन्वेस्टमेंट 3, इसका टाइम भी 3, तो 3 × 3 कितना प्रॉफिट हो गया इसका 9। 6 × 6 इसका कितना हो गया 36, और 9 18 × 9 तो इसका कितना हो गया 9 × 18। इसको ऐसे ही लिख देता हूं भाई, सिंपलीफाई मत करो, 162 भी मत लिखो क्योंकि 9 तो कॉमन आ जाएगा, तो 9 से 9 कट गया एक बार, 9 × 4 = 36, 9 × 9, यानी ये जो रेशो आ गया 1/418 आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर 23,000 लाभ हुआ है तो बाई का हिस्सा बताओ, तो टोटल प्रॉफिट 18, 4 22 और 1 23, हमारा टोटल प्रॉफिट 23, सवाल का टोटल प्रॉफिट 23,000, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1000, तो हमसे कहा बाई का हिस्सा बताओ, ये x है, ये बाई है, ये z, तो बाई का हिस्सा 4 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1000, तो 4000 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई। टोटल प्रॉफिट कितना होगा 4000 रुपए का जो बाई को होगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये 27, कह रहा है ABC ने एक साझेदारी में प्रवेश किया तो उनके निवेश का रेशो 5:4:3 था। इसने 4 महीने बाद B ने, यानी 4 महीने बाद B ने 1000 रुपये और लगाए, यानी 4 महीने तक तो ये इन्वेस्टमेंट रखा, फिर 1000 रुपये और बढ़ा दिए, तो ये जो अगला पैसा है ये 8 महीने तक लगाया होगा उसने, क्योंकि भाई टोटल बिजनेस 1 साल के बाद जो होगा वर्ष के अंत में निकलवा रहा है हमें, तो 4 महीने यहाँ तो यहाँ 8। सी ने क्या करा 8 महीने बाद 2000 रुपये लगा दिए, तो 8 महीने तक तो ये रखे होंगे, फिर उसने 2000 रुपये और बढ़ा दिए। या तो इस सवाल को अगर डिटेल करोगे तो भाई ऐसा मानना पड़ेगा 5x 4x 3x, इसको 12 महीने के लिए लगा देना, इसको 4x को 4 महीने के लिए, फिर 4x + 1000 को 8 महीने के लिए, 3x को 8 महीने के लिए, और 3x + 2000 को फिर 4 महीने के लिए, सबको जोड़ के रेशो में बांट देना। लेकिन अगर आप इस सवाल को जल्दी करना चाहते हैं तो आप हमेशा इस सवाल को ऑप्शन से करें। देखिए इसने कहा शुरू में सी का निवेश बताओ, तो सी का जो निवेश है वो किस रेशो में 5:4:3, यानी सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। मैंने क्या सोचा कि इन सब में सबसे बढ़िया ऑप्शन 3000 लग रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीपल आ रहा है 1000 बार। तो अगर इसके पैसे 3000 हैं, इसका मतलब ए ने 5000 रुपए लगाए होंगे, बी ने 4000 और सी ने 3000। भाई जब 5:4:3 में है तो इसी रेशो में लगाए होंगे। अब इसने तो पूरे 12 महीने तक यही लगा के रखा, तो इसका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा ये 60,000। इसने 4 महीने तक तो ये लगा के रखे, प्लस क्या करा फिर 1000 रुपये बढ़ा दिए, 5000 रुपये हो गए। अब ये कितने महीने तक लगाए 8, तो यहां जो इसका प्रॉफिट बनेगा 16,000 तो ये आ गया, और 8 पंजे 40,000 ये, तो यहां कितना आ गया मेरे भाई 56,000। अब इसने क्या करा 8 महीने तक तो ये लगा के रखा, फिर 2000 रुपये और बढ़ा दिए, तो अब 5000 रुपये हो गए। 8 महीने यहाँ खत्म हो गए थे तो 4 महीने यहाँ, तो 8 या 24,000 ये और 4 पंजे 20,000 ये, तो यहाँ कितना हो गया 44,000। अब मैं इसका रेशो देखता हूं, अगर इसका रेशो ये हुआ तब तो ये जो मैंने माना था 3000 रुपये, इसकी वैल्यू को 3000 रुपये जो माना था वो ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर इनमें से कोई दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। तो मैंने देखा 3 0 से 3 0 खत्म हो गए, 4 से काट दिया 15, 4 से काट दिया 14 टाइम्स, और 4 से काट दिया 11 टाइम्स, तो 15 14 11 आ गया, और ये भी क्या है 15 14 11, यानी मेरा जो रेशो यहाँ दे रखा था वही यहाँ आया है। इसका मतलब मैंने जो सी के पैसे माने थे 3000 रुपये इन्वेस्टमेंट के, वो क्या है बिल्कुल सही हैं। अदरवाइज आप इसको रेशो से डिटेल में करोगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा ऑप्शन का सहारा लेके यहाँ इस सवाल को कर लूँगा। तो जितने भी सवाल हैं, देखिए पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कल जो सवाल थे उनसे आज 2-4 सवाल अच्छे हैं, लेकिन इन जो 27-28 सवाल हैं, इन 27 सवाल में से लगभग 23 24 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। 2-3 सवाल ही ऐसे हैं जिनमें 1-2 मिनट से 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा, और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो 5-5 10-10 सेकंड के हैं, पेन चलाने की भी जरूरत उसमें नहीं है। अगर आपने क्लास में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी हैं, अपनी शीट अच्छे से कर रखी हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक भी सवाल आपकी शीट में से बाहर से नहीं है, पूरा का पूरा पेपर वहीं से आ रहा है।
बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और दूसरा, कैलकुलेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, पूरी कैलकुलेशन ना करके डीएस का ध्यान रखना है। और जो मल्टीप्लाई है, यूनिट डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है, इन सब चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो मैथ्स का पेपर है ये 26-27 सवाल ये आप आराम से 30 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।